हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। तो बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। अपनी इस बुक ज्योग्राफी की जो बुक है, इसका भी नाम आवर एनवायरनमेंट है। और सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटू सा है। और ये चैप्टर जो है, ये तुम पहले से भी इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ चुके हो, तो एक प्रकार से रिवीजन ही होगा। तो पूरे के पूरे चैप्टर को हम एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिए भाई, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी की तरफ। एनवायरनमेंट अपना फर्स्ट चैप्टर। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, यहां पे एक स्टोरी दी गई है, उसको देखते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. कह रहे हैं एक लंबी छुट्टी के बाद, अपनी दादी नानी चाची के यहाँ घूमने के बाद रवि वापस से स्कूल जाने लगा तुम्हारी तरीके से। तो वो क्या देख रहा है कि जो उसके स्कूल के सामने एक प्ले ग्राउंड रहा करता था, ओनली प्ले ग्राउंड जहां पर वो लोग खेलते थे कूदते थे, वो क्या हो रहा है, डग अप हो रहा है, उस वहां पर खुदाई हो रही है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोगों के मुंह से सुना रवि कि वहां पे क्या होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी जिसमें कई सारे फ्लैट्स होंगे। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि थोड़ा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ऑलमोस्ट इन टीयर्स मतलब एकदम रोने वाला होता है, आंखों में आंसू आ जाता है। और वो याद करता है वो पल जब वो वहां पर खेला करता था, वहां पर बटरफ्लाइज उड़ा करती थी, मैरीगोल्ड और तरह तरीके के ग्रास और फ्लावर्स वहां पर लगा करते थे। He shared his feelings with his classmates. अपने क्लासमेट से वो अपनी फीलिंग, अपने दोस्तों से अपनी फीलिंग्स को वो शो करता है, शेयर करता है। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. और असेंबली में प्रिंसिपल भी थोड़ा सा क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं और बच्चों से कहते हैं, देख रहे हो हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से बदल रहा है। तो इस एनवायरनमेंट को जब रवि अभी छोटा बच्चा है, एनवायरनमेंट नहीं समझ पा रहा, उसको तो बस लग रहा है कि हमारा प्लेग्राउंड जो था अब वो नहीं रहेगा, अब वहां पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी, वहां पर अब बटरफ्लाइज नहीं आया करेंगी, वहां पर अब मेरीगोल्ड और जो सॉफ्ट ग्रासेस हुआ करती थी वो नहीं रहेंगी। तो इस सब को देख करके, इन सब को सोच करके वो चिंतित था। लेकिन जब टीचर ने कहा, जब प्रिंसिपल ने कहा कि देख रहे हो हमारा एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है, तो एनवायरनमेंट को जो वर्ड है इसको सोच करके वो चिंतित होता है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट। रवि पूछता है अपने टीचर से कि सर, जो प्रिंसिपल सर बोले हैं कि आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, इसका क्या मतलब होता है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। टीचर बहुत ही प्यार से बताता है, व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। टीचर कहता है जो भी तुम अपने आसपास देखते हो, जो भी चीजें तुम अपने आसपास देखते हो, सब की सब चीजें क्या है, एनवायरनमेंट का एक रूप है। Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment. तो रवि बहुत तेजी से सोचने लगता है, बोलता है कि सर इसका मतलब जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, स्कूल बिल्डिंग हो गई, टेबल, चेयर, रिवर, गार्बेज, फ्रेंड्स, जितने भी चीजें हैं सब के सब क्या एनवायरनमेंट में हैं। यस, सेड द टीचर। टीचर कहता है यस, तुम सही कह रहे हो, जो भी चीजें अपने आसपास हैं सब के सब एनवायरनमेंट में आती हैं। वो भले कुछ भी हो, भले वो प्लास्टिक की चेयर हो, भले वो वुड की चेयर हो, भले वो तुम्हारी बुक हो, कॉपी हो, पेन हो, गर्ल हो, बॉय हो, मम्मी पापा, भाई बहन, टीचर, क्लासमेट, सब के सब क्या हैं, सब के सब एनवायरनमेंट में आते हैं। बट वेट, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals. कह रहे हैं कुछ चीजें ऐसी हैं एनवायरनमेंट में जो कि नेचर ने क्रिएट करी हैं, जिस तरीके से रिवर हो गया, माउंटेन, ट्रीज, एनिमल्स, और कुछ हैं जो पीपल ने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। ठीक है, एनवायरनमेंट में दोनों ही आते हैं, एक जो ह्यूमन ने बनाई है और एक जो नेचर ने बनाई है, दोनों क्या है, एनवायरनमेंट में आते हैं।
Now work in pairs. Make a list with your classmate sitting next to you of the creations of nature and by human beings. टीचर कहता है बहुत बातचीत हो गई, अब ऐसा करो, अब पेयर्स में बढ़ जाओ, अपने अपने जोड़े बना लो और अपने आसपास चीजें ढूंढो जो मैन मेड हैं और जो नेचर मेड है, उसको ढूंढो। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। Why is our environment changing? तो सब के सब निकल जाते हैं लिस्ट बनाने और सब लोग एक्साइटेड हैं लिस्ट बनाने में। फिर वो सोचते हैं कि आखिर हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। आस्क्ड इकबाल ने पूछा कि व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट क्लियर हुआ कि नहीं भाई साहब? एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द थिंग्स विच सराउंड्स अस, जो भी चीजें हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ हैं, वो सब के सब एनवायरनमेंट में आती हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, इकबाल पूछ रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो आंसर आता है कि ये चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरत, हमारी नीड्स चेंज हो रही है। ठीक है, जब क्या कहते हैं, पहले के लोग थे, गांव में रहा करते थे, उनको वो किस में रहा करते थे, वो एक सबसे पहले तो जंगल में रहा करते थे, जंगल में रहा करते थे आराम से, पेड़ों के पत्तों को लपेट करके, और जो भी कच्चा पक्का उनको फल फूल मिलता था उसे खा पी करके रहा करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको लगा कि भाई साहब इस तरीके से हम जंगल में पड़े रहेंगे तो कोई भी शेर, कोई भी चीता, कोई भी जानवर आकर के हमें नुकसान पहुंचा सकता है, हमें खा सकता है। तो फिर जरूरत पड़ी कि भाई साहब हम क्या करें, हम अपने घर बनाएं, 4 दीवारी बनाएं। तो कच्चा घर बनाएं। कच्चे घर में दिक्कत थी कि वो बारिश में गिर जाता था, बारिश जब होती थी तो कच्चा घर गिर जाता था, तो पक्के घर की आवश्यकता पड़ी। अब पक्के घर में गर्मी लगने लगी। अभी तक जंगल में रहते तो गर्मी नहीं लगती थी, हवा चलती रहती थी पेड़ों की। लेकिन अब क्या हुआ, तो पंखे की आवश्यकता हुआ। घर में रहने लगे तो बिजली की आवश्यकता हुई कि हमें भाई अंधेरा लगता है, तो हमने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं ना। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। ठंडी थी तो हमारे पास फुल शर्ट और थोड़ा सा डार्क शर्ट रहता था, वुलन शर्ट रहता था, वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। गर्मी आई, शर्ट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया। देख रहे हो ना, शर्ट भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया क्योंकि सर्दी गर्मी, हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपना एनवायरनमेंट, अपने शर्ट, अपने पैंट चेंज करते रहते हैं। तो एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, अपनी नीड्स पर। they are increasing day by day. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. तो हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं, उसमें चेंजेस करते रहते हैं, और कभी कभार तो हम अपने नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय भी करते रहते हैं। द टीचर रिप्लाइड, From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. यहाँ environment की definition दी गई है कि the place, यहाँ से the place, people, things and nature. Place है, people हैं, अब जो तुम्हारी चीजें हैं, things हैं, जो भी nature में हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं, हमको सराउंड किए हुए हैं, उनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। व्हाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, ये भी पढ़े हुए हो तुम। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं अपने एनवायरनमेंट का। और अबायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे लैंड हो गया, रिवर हो गया, एयर हो गया। तो ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बायोटिक अबायोटिक क्लियर हो गया। अब सीधे आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा क्या कहता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मींस जो हमारे आसपास चीजें नेचर के द्वारा बनाई गई हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो जाएगा। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर।
हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। कह रहे हैं प्रीवियस क्लास में तुम ये जितने भी स्फीयर हैं, लिथोस, हाइड्रोस, एटमॉस और बायोस, तुम स्फीयर पढ़े हुए हो, ठीक है, तो इनसे तुम फैमिलियर हो। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। इन डोमेन्स को और हम लोग पढ़ते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में पहला पार्ट आता है लिथोस्फीयर, बहुत ही आसान है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या होता है, तो जो हमारी अर्थ का ऊपर वाला पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. इसमें rocks होता है, mineral होता है और उसके covered रहता है एक thin layer of soil से। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. तो इस लैंडफॉर्म पर लिथोस्फीयर पे हमें क्या मिलता है, हमें माउंटेन्स मिलते हैं बड़े बड़े, प्लेट्यूज मिलते हैं, प्लेन्स मिलते हैं, वैलीज घाटियां मिलती हैं। तो ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये सब कुछ हमको लिथोस्फीयर पर, मतलब हमें अर्थ के जो ऊपर वाली सतह होती है, सरफेस होती है, उसमें हमें मिलता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स जो लिथोस्फीयर है, ये हमारे कॉन्टिनेंट मीन्स ये समझ लो कि जहां पर इंसान रहा करते हैं, लैंड, और ओशन फ्लोर्स पर भी लिथोस्फीयर पाया जाता है। ठीक है, लिथोस्फीयर में ये तुम्हारे कॉन्टिनेंट भी आते हैं और ओशन फ्लोर्स, जितने भी ये समुद्र वगैरह हैं, ये भी तुम्हारे लिथोस्फीयर में ही आते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. लिथोस्फीयर पे ही तुम्हें फॉरेस्ट मिलेगा, ग्रासलैंड मिलेगी, जहां पर जो तुम्हारे कैटल्स होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, घास खाते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए तुम्हें लैंड मिलेगी, और ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन भी इसी लिथोस्फीयर पर सेटल होते हैं, अपने घर वगैरह बनाते हैं। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यहीं से लिथोस्फीयर से ही हमें कई सारे मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारे लिए नेसेसरी रहते हैं जीने के लिए। अब अगला आता है, देखो डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पर एक फिगर दे करके बताया गया है। ये लिथोस्फीयर तुम्हारा है, हाइड्रोस्फीयर में तुम्हारा वाटर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में तुम्हारी एयर आ जाएगी, और बायोस्फीयर में तुम्हारे ये तीनों पार्ट आ जाएंगे। बायोस्फीयर मतलब समझ लो कि ये इस तीनों का पार्ट है। ठीक है, लिथोस्फीयर भी उसमें रहेगा, हाइड्रोस्फीयर भी रहेगा और एटमॉस्फेयर भी रहेगा। लिथोस्फीयर मतलब जमीन समझ लो, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी समझ लो, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर समझ लो, और तीनों का कंप्राइज होगा, तीनों मिल करके, तीनों का कॉम्बिनेशन बायोस्फीयर हो जाएगा। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जहां पर वाटर की बात आएगी तो वो स्फीयर का नाम होता है हाइड्रोस्फीयर। It comprises various sources of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. तो पानी की बात करें तो पानी तो कई जगह है, रिवर में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, ओशंस में है, तो ये सब के सब क्या हैं, हाइड्रोस्फीयर के क्या हैं, कंपोनेंट हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। द एटमॉस्फेयर की बात आ गई। द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो हमारी अर्थ जो है उसके चारों तरफ एक पतली सी एयर की लेयर है, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ध्यान रखना, जो हमारी अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती है, होल्ड किए रहती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास ना हो तो अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर ना है। अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स अस। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। जो सन की तरफ से अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज आती हैं, और जो उसकी स्कॉर्चिंग हीट, बहुत ही तड़पती जो गर्मी होती है, उससे हमें बचाता है हमारा एटमॉस्फेयर। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और इस एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस होती हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट।
जब हमारे एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होता है तो वेदर और क्लाइमेट में वहां पर चेंज आता है, उस एरिया के वेदर क्लाइमेट में चेंज आता है जब भी एटमॉस्फेयर में चेंज किया जाता है। अब आ जाती है बात बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर में कॉम्बिनेशन रहता है तीनों का। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. ये क्या है? एक नैरो जोन ऑफ द अर्थ, एक पतला सा जोन है जहां पर लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर एंड देयर इंटरैक्शन विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए लोग अपना इंटरैक्शन करते हैं, तो उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्लियर हुआ। एटमॉस्फेयर एक ऐसा डोमेन है एनवायरनमेंट का जिसमें हमारे अर्थ के चारों तरफ एक पतली सी लेयर है एयर की, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर हमारी अर्थ क्रस्ट को कहते हैं, अर्थ क्रस्ट। और अर्थ क्रस्ट पे क्या है? बहुत सारे माउंटेन्स हैं, पत्थर हैं, नदियां हैं, तो वो सब के सब किसमें आते हैं? लिथोस्फेयर में आते हैं। हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो ऐसा डोमेन एनवायरनमेंट का जहां पर पानी ही पानी है, उसके कंपोनेंट तुम्हारे हो जाएंगे रिवर, पॉन्ड, लेक्स, ओशंस, ठीक है। तो ये सब। और बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, लिथोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का और हाइड्रोस्फीयर का। और ये तीनों कंबाइन होकर के लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस डोमेन को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। अब अगला टॉपिक आता है व्हाट इज इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? एट एन एनसीसी कैंप, एनसीसी कैंप स्कूलों में होता है, ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम इन केरला, ठीक है। तो वहां पर एक एनसीसी कैंप चल रहा है, तो जेसी बताता है लोगों को व्हाट अ हैवी डाउनपोर, क्या मस्त बारिश हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, ये केरला का रहने वाला है, तो कह रहा है ये हमें केरला की याद दिला रहा है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। वो अपने दोस्तों से कह रहा है कि तुम लोग को छुट्टियों में केरला आना चाहिए और वहां पे देखो कि किस तरीके से बारिश 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 होती रहती है और पूरी की पूरी ग्रीन फील्ड में पानी भर जाता है, कोकोनट प्लांटेशन अच्छे से होता है हमारे केरला में। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेन्स। हीरा जो कि जैसलमेर राजस्थान का है लड़का, ये कह रहा है कि भाई साहब तुम्हारे यहाँ तो इतनी बारिश होती है, बारिश बारिश होती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश ही नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर। कीकर मतलब होता है बबूल का पेड़, एक बबूल का पेड़ होता है, कांटे वाला पेड़ होता है। तो कह रहा है हमारे यहाँ तो कीकर पेड़ दिखाई देता है एंड सैंड, और सिर्फ बालू दिखाई देती है। आज फेयर एज द आइज गोज आइज कैन सी बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि, ठीक है। लेकिन रवि कह रहा है ठीक है तुम्हारे यहाँ ये सब चीजें तो हैं, वहां पे तुम्हें बबूल का पेड़ और बालू दिखाई दे रही है, तुम्हारे यहाँ वो क्या कहते हैं पानी ही नहीं बरसता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो कैमल्स दिखते होंगे, हमारे यहाँ कैमल्स नहीं दिखते हैं, तुम्हारे यहाँ ऊंट दिखते होंगे। तो जैसी कह रहा है, हीरा कह रहा है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, if you visit our desert you will see snake, lizards and many insects too। कह रहा है कैमल तो बात छोड़ो, कैमल तो ठीक ही है, अगर तुम मेरे डेजर्ट घूमने आओ तो वहां पर तुम्हें कई प्रकार के स्नेक्स दिखाई देंगे, जंगली लिजार्ड दिखाई देंगी, ठीक है, बहुत खतरनाक खतरनाक छिपकलियां दिखाई देंगी और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी दिखाई देंगे। Ravi wondered why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place। रवि इतना बात सुनते ही बहुत ही क्या बोला अचंभित हो गया। वो सोचा कि अच्छा यार ऐसा कैसे होता है कि जैसे जैसे प्लेस वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस एनवायरनमेंट वेरी करता है, वेजिटेशन वेरी करता है, तो फिर हमारे एनिमल्स भी वेरी कर जाते हैं। जैसे हमारे जो लैंड एरिया है जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर ऊंट देखने को नहीं मिलते हैं, ऊंट देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन डेजर्ट में ऊंट ही ऊंट है। हमारे यहाँ डॉग्स देखने को मिलते हैं, डॉग्स है, काऊ है, बफेलो है, वहां पर ये सब देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है किसी प्रकार के? ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड।
टीचर ये सब बात को देख करके बहुत खुश होता है कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन कर रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं। तो कहता है यस दे आर वेरी मच रिलेटेड, ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। कि वेजिटेशन बदलेगा, अगर खान पान बदलेगा तो वहां के एनिमल्स भी बदलेंगे। ठीक है, खान पान जैसे अब ऊंट है, ऊंट को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम पानी में भी अपना काम चला लेता है। तो भाई साहब वो रहेगा डेजर्ट में। जिसको पानी की बहुत आवश्यकता है वो अपने उत्तर प्रदेश में रहेगा, यहाँ पानी है। ठीक है, वो नदी के पास रहेगा। अब जैसे बबूल का पेड़ है, कांटे वाला पेड़, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं उनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, तो डेजर्ट में वो आराम से रह सकते हैं। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी वो अपने डेजर्ट में नहीं रह पाएंगे। तो यस दे आर ऑल रिलेटेड। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो और एक दूसरे पर भी डिपेंड करते हैं। मतलब इन्वायरमेंट पर तो डिपेंड करते ही, सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं, लेकिन प्लांट्स एनिमल पर, एनिमल ह्यूमन बींग्स पर और ह्यूमन बींग्स इन दोनों पर डिपेंड रहते हैं। This relations between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings forms an ecosystem। जो ये इंटरडिपेंडेंसी है, जो एक दूसरे पर निर्भरता है, इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। एक सिस्टम बनता है इस एनवायरनमेंट का कि हर एक कंपोनेंट दूसरे पर डिपेंड है। एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड है, प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड है, और ह्यूमन इन दोनों पे डिपेंड है, और प्लांट एनिमल ह्यूमन पर डिपेंड है। तो इस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। तो कह रहे हैं इकोसिस्टम में लार्ज रेन फॉरेस्ट आ सकते हैं। रेन फॉरेस्ट मतलब होते हैं ऐसे फॉरेस्ट जहां पर ज्यादा समय, साल के ज्यादा समय में बारिश होती रहती है, तो उनको रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ग्रासलैंड तो क्लियर ही है, जहां पर लोग अपने कैटल्स को चराने जाते हैं, ग्रेजिंग कराने जाते हैं। डेजर्ट जहां पर पानी की कमी है। माउंटेन्स जो बड़े बड़े पर्वत हैं। लेक, रिवर, ओशन ये सब अपने हाइड्रोस्फीयर के कंपोनेंट है, जहां पर पानी पानी देखने को मिलता है। तो ये सब इकोसिस्टम के पार्ट हो सकते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्स एन इकोसिस्टम? तो क्या तुम सोच पा रहे हो कि रवि और उसके दोस्त जिस लैंड पर खेल रहे हैं, जिस लैंड पे खेल रहे हैं, वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है, वो भी इकोसिस्टम बना रहे हैं? तो यस। ठीक है, अब अपना लास्ट टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें नेचर की बात थी। लेकिन ह्यूमन एनवायरनमेंट में ऐसी बात होगी, ऐसा एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हम देखेंगे जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट था, उसमें जो भी चीजें हम कंपोनेंट्स पढ़े वो नेचर के द्वारा बनाई गई थी। Human beings interact with the environment and modify it according to their need। Human beings environment पर interact करते हैं और अपने हिसाब से environment को modify करते हैं। Modify means change करते हैं। Early humans adapted themselves to the natural surroundings। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them। पहले के जमाने की बात कर रहे हैं, अर्ली ह्यूमंस, तो तुम्हें बताए आदिकाल की बात कर रहे हैं। आदि मानव लोग जो थे वो क्या करते थे? जंगल में रहा करते थे। जंगल में जो फल फूल मिलते थे उसको खाया करते थे। जो भी जानवर रहते थे उनको पकड़ करके कच्चा पक्का जैसे भी खाते थे। ठीक है, और वहीं पर रहते थे, एकदम नेचर सिंपल लाइफ जीते थे। उनके हाथ में मोबाइल नहीं था, उनको कोई चिंता नहीं थी कि उनको पढ़ाई लिखाई करनी है, नौकरी करनी है। आराम जिंदगी जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकेम मोर वेरिड। लेकिन धीरे धीरे करके उनको समझ में आया कि भाई साहब अब पत्ता नहीं लपेटेंगे, बेइज्जती हो रही है हमारी, हम तो अब कपड़े पहनेंगे। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड हैड अ सेटल्ड लाइफ। पहले के लोग ऐसे घूमते रहते थे, कभी यहाँ, आज यहाँ फल फूल पानी मिल रहा है तो यहाँ रह लिए, फिर कहीं और मिल रहा है तो वहाँ चले गए, इस तरह घूमते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जो इंसान थे वो क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किए कि हम खेती करेंगे और हम फसल उगाएंगे, उनको खाएंगे। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को हम लोग क्या करेंगे? पालेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, उनसे दूध दही ये सब खाएंगे और सेटल्ड लाइफ जीने लगे, मतलब एक स्थान पर रहने लगे। पहले के लोग घूमा करते थे,
एक स्थान से दूसरे स्थान, आज यहाँ पे हैं तो कल कहीं और किसी और शहर में रहेंगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। व्हील इन्वेंट हुआ, व्हील, और व्हील इन्वेंट होने से बहुत ही मेजर चेंजेस देखने को मिला। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, पहले सरप्लस मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, पहले लोग उतना ही फूड बनाते थे जितना उनकी आवश्यकता होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके सरप्लस फूड उगाने लगे कि मतलब अपनी आवश्यकता से अधिक, तो उनको बेच करके कुछ प्रॉफिट कमाने लगे। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, देखो बार्टर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम था। पहले के जमाने में रुपया नहीं हुआ करता था कि हम रुपया दे करके तुमसे कुछ खरीद लें, पहले चलता था बार्टर सिस्टम कि तुम्हारे पास गेहूं है, हमारे पास चावल है, तुम गेहूं की खेती किए, हमने चावल की खेती की, तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर कर लिया। हमने तुमको 1 बोरी चावल दे दिया, तुमने हमको 1 बोरी गेहूं दे दिया, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फिलफिल हो गई, दोनों लोग हंसी खुशी जी रहे हैं। आज के ज़माने में पैसा चलता है, पैसा देते हो दूसरे को तब तुम 1 बोरी गेहूं या चावल ले पाते हो, तो बार्टर सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस था। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा और कॉमर्स ये सब चीज डेवलप हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान सेकंडों में पहुंचने लगी, ऐसा सिस्टम बनाया गया अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक भाई, हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। कह रहे हैं कभी क्या तुम सोचे हो कि गर्मी के दिनों में जूसी वाटरमेलन खाने का मन करता है और ठंडी के दिनों में खाने का मन करता है एकदम रोस्टेड पीनट्स, ऐसा क्यों? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in harmonious way. कह रहे हैं कि एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ही जरूरी है ह्यूमन इन्वायरमेंट में और नेचुरल इन्वायरमेंट में। यदि परफेक्ट बैलेंस नहीं होगा तो जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, कभी अर्थक्वेक आ रहा है, कभी ज्वालामुखी फट रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, तो ये सब चीजों से बचने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। हमें नेचर को इस तरीके से रिप्लेस नहीं कर देना है बिल्डिंगों में कि हम नेचर को हटा करके, फॉरेस्ट को हटा करके, एनिमल्स को मार करके हम वहां पर क्या कर रहे हैं, अपने घर बनवा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो भाई साहब बहुत ही आने वाले समय में दिक्कत बनेगी। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Nuri, जो कि रवि की क्लासमेट है, मिजोरम में रहती है, तो वो कह रही है कि वो अपने मिजोरम में ग्रीन इन्वायरमेंट है, ग्रीन सराउंडिंग्स, तो उसकी बात कर रही है। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. नूरी रवि को देख करके थोड़ा सा इमोशनल वो भी होती है, कहती है कि ऐसा है रवि, ठीक है प्लेग्राउंड यहाँ का गया तो गया, हमारे मिजोरम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेग्राउंड्स हैं, तो कमिंग वेकेशन, जो वेकेशन आने वाला है तो माना और वहाँ ठहरना। रवि's teacher asked the students to draw the landscape, house and activities of the people and places they visit during the holidays. रवि के टीचर कहते हैं कि भाई साहब ठीक है, जो बात हुई समझ गए बहुत सारी चीजें, अब तुम लोग जहाँ जहाँ घूम के आए हो वहाँ के कुछ पिक्चर्स बनाओ कि वहाँ के पीपल लोग क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, ऐसा तुम लैंडस्केप बना करके हमें दिखाओ। तो इस तरीके से अपना ये प्यारा सा चैप्टर जो कि एनवायरनमेंट का था वो यहाँ हो जाता है खत्म। तो देख रहे हो आधे घंटे में अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसकी बहुत सी चीजें थी जो तुम्हें पहले से पता थी, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब चीजें बहुत 2-3 बार शायद हम डिस्कस कर चुके हैं तुम्हारे सामने। तो तुम्हारा काम रहेगा कि चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना, कहीं कोई दिक्कत होती है तो शाम को अंडरलाइन करके पूछ लेना, और इम्पॉर्टेंट जो भी तुम्हें पॉइंट्स में नजर में आते हैं अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है। सोशल साइंस की अलग कॉपी रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब साइंस में सब खिचड़ी बना दे रहे हो, ऐसा मत करना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।